दर्शकों, फक्र महसूस करो अपने देश के कानून पर, जो आज सभी पीड़ितों को न्याय दिलाने में नंबर 1 पर आता है। यहां पीड़ित तो पीड़ित, अपराधियों के साथ भी अन्याय नहीं होता है। रात में भी अपराधियों की सुनवाई के लिए कोर्ट खुल जाते हैं। यहां तो अपराध साबित होने के बाद भी अपराधियों को रहम करके उसके मानव अधिकारों की बात की जाती है। अपराधियों को बेल देकर सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ करने का पूरा समय दिया जाता है। बहुत दयावान कानून है हमारा। जरा सोचिए, क्या आप लोग इसे पहचानते हैं? ये धनंजय चटर्जी है, जिसे 2004 में फांसी दे दी गई थी। इन चारों को भी तो आप लोग नहीं भूले होंगे। इन चारों को भी 2020 में एक साथ फांसी दे दी गई थी। इन दोनों केस में अपराधियों ने युवती के साथ दुष्कर्म जैसा अपराध किया था, जिसकी सजा उन्होंने पाई। और अब 2004 से 2025 आ गया है। इस बीच ये 5 दोषियों के अलावा पूरे देश भर में किसी ने भी कोई दुष्कर्म जैसा अपराध नहीं किया होगा क्या? आप लोग ही पता करें। शायद नहीं किया होगा, इसलिए तो दुष्कर्म जैसे केस में उन पांचों के अलावा अब तक किसी और को फांसी नहीं हुई है। कितना समदर्शी कानून है हमारा। जरा सोचिए, हमारे देश में छोटे छोटे राज्यों में तो क्राइम होती ही नहीं। तब तो न्यूज वाले कुछ गिने चुने राज्यों का न्यूज ही दिखाते रहते हैं। हमारे देश में 2004 से 2025 में अब तक एक महिला ने भी कानून नहीं तोड़ा होगा और नहीं अपराध किया होगा। इसलिए तो आज तक एक भी महिलाओं को फांसी नहीं हुई है। कितना बढ़िया संविधान है हमारा, जिसमें औरत और मर्द दोनों को बराबर अधिकार मिले हुए हैं। दोनों देश के विकास में भी बराबर योगदान दे रहे होते हैं। लेकिन फांसी जैसी सजा केवल मर्द को ही अब तक दिया गया है। शायद मर्द को दर्द नहीं होता है, इसलिए। सोचिए, कितना बढ़िया कानून है हमारा, जो किसी भी विषय में लिंग भेदभाव नहीं करती। लेकिन ठहरिए, इन्हें जानते हो आप? ये शबनम है, और इसके ऊपर 2008 में उत्तर प्रदेश में अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही घर के 7 लोगों के कत्ल करने का आरोप है। इन दोनों को जानते हैं आप लोग? ये रेणुका शिंदे और सीमा गवित है। इन दोनों के ऊपर भी 1990 से 1996 के बीच महाराष्ट्र में 13 बच्चों का अपहरण और हत्या का आरोप है। दोनों ही केस में इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन किसी न किसी कारणवश फांसी नहीं हुई है। सोचिए, कितना दयावान कानून है हमारा। कानून की नजर में जो केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, उसी में फांसी दिया जाता है। तो क्या ये सब केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है? शायद नहीं होगा, इसलिए तो अब तक फांसी नहीं हुई है। मीडिया जो केस उछालती है, वही केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। और जो केस तक मीडिया की पकड़ पहुंच नहीं पाती है, वो केस में जितना से जितना भयानक जुर्म क्यों न हुआ हो, उस केस में दम नहीं रहता है। तो क्या एक तरफ से हमारी न्याय व्यवस्था मीडिया के हाथों में है? सोचिए, हमारी न्याय व्यवस्था सिर्फ पब्लिसिटी वाले केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो नहीं मानती है। किसी अपराधी को निचली अदालत से कोई सजा मिल जाए तो अपराधी उस केस को उच्च न्यायालय और बाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती देता है। शायद निचली अदालतें भारत देश के नहीं होते होंगे, इसलिए तो निचली अदालतों की जज द्वारा सुनाई गई सजा को बाद में पलट दिया जाता है। यदि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय में त्रुटि पाकर उसे बदल भी दिया, तो ये निचली न्याय प्रणाली की कार्यप्रणाली में कमी को दर्शाता है और उनका कोई वैल्यू नहीं रहता है। वाह! एक दूसरे के प्रति कितना सम्मानशील है हमारा कानून। पूरे देश भर में छोटा बड़ा 20,000 से अधिक निचली अदालतें हैं। उच्च न्यायालय पूरे देश भर में 25 तक है और उच्चतम न्यायालय 1 है। फिर पुलिस प्रशासन भी है। फिर भी अपराधियों को कोई खौफ नहीं है। इतना प्यार से उनसे पेश आता है हमारा देश का कानून। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश में 2025 से 2026 के बजट का कुल 0.12% यानी 5,850 करोड़ रुपए सिर्फ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को जाता है। फिर भी कानून व्यवस्था में भारी सुधार की जरूरत है, क्योंकि 2023 से 2024 के अनुसार पूरे देश में जजों की संख्या 20,000 से 22,000 है, जबकि छोटे बड़े न्यायालय को मिलाकर पूरे देश भर में
5 करोड़ 10 लाख केस पेंडिंग है। इस हिसाब से देखा जाए तो हर एक जज पर 2318 मामले पेंडिंग हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है न्याय में देरी का। जो देश सुपर पावर बनना चाहता है और विश्व गुरु बनना चाहता है, वो देश अगर अपने ही लोगों को न्याय दिलाने में इतनी देर लगाएगा तो कैसे होगा? आप ही बताओ। आपको पता तो है न कि देश के 4 स्तंभ में तीसरा स्तंभ न्यायपालिका होती है, और न्यायपालिका को देश अगर हल्का मिले तो उस देश का विकास कैसे होगा? एक तो हमारी देश की न्याय व्यवस्था इतना ज्यादा खर्चीली है कि न्याय के लिए आम गरीब लोग वकीलों की फीस एफोर्ड कर ही नहीं पाते हैं। चलिए फीस एफोर्ड कर भी ले तो न्याय कब तक मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। न्याय प्रणाली में एडीआर का इस्तेमाल में भी भारी कमी देखने को मिलती है। जिन लोगों को नहीं पता है कि एडीआर क्या होता है, तो मैं बताता हूं। एडीआर को हिंदी में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली कहते हैं, जो न्यायालय के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से कम खर्च में दो पक्षों के बीच की समस्या को सुनते और आपस में सलाह करवा देते हैं। इसलिए इसे बढ़ावा मिलना चाहिए। रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स में पूरे विश्व के 142 देशों के वैश्विक रैंकों में भारत 79वां स्थान पर आता है। मैं यही कहूंगा कि देश के विकास के लिए देश के भीतर की कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, और कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए न्याय प्रणाली को सख्त करना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मेरी आने वाली रोचक विषय के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।